गांव के बड़े बुजुर्ग की पंचायत हमारे घर लगी हुई थी। मैं विधवा की सफ़ेद साड़ी पहने अपने सास और दूसरी औरतों के साथ एक तरफ बैठी आंसू बहा रही थी। मेरे पति को गायब हुए 1 साल बीत गया था। इस दौरान एक लाश भी नहर के पास मिली थी, जिसे देखकर यही लग रहा था कि वह लाश मेरे पति की है और वह मर चुके हैं। गांव के रिवाज के मुताबिक मेरी शादी मेरे देवर से कर दी जानी थी, क्योंकि हमारे गांव में विधवा भाभी की शादी देवर से कर दी जाती है। इसलिए जब सरपंच ने कहा कि तनुज को मुझसे शादी करनी पड़ेगी, तो यह सुनकर वह गुस्सा हुआ था। कहने लगा, मुझे यह फैसला बिल्कुल भी मंजूर नहीं। मेरी भाभी मेरी बड़ी बहन जैसी है, मैं कभी भी उनसे शादी नहीं कर सकता। मेरी सास ने कहा कि तुम्हारी भाभी को हम यूं अपने घर पर नहीं रख सकते, और गांव के रिवाज के मुताबिक विधवा को मायके नहीं भेजा जाता है, उससे हमेशा देवर ही शादी करता है। वह कहने लगा, जब मैं दिल से इस रिश्ते के लिए तैयार ही नहीं हूँ, तो फिर भाभी से ऐसा रिश्ता बनाना ही क्यों, जिसे मैं निभाना ही नहीं चाहता। सरपंच ने कहा कि शादी तो तुम्हें हर हाल में करनी पड़ेगी, तुम्हारी भाभी मायके वापस नहीं जाएगी। तुम अपनी दूसरी शादी अपनी मर्जी से कर सकते हो, तुम्हें दूसरी शादी करने का पूरा हक है। तनुज फिर भी इनकार करता रहा कि यह भाभी के साथ नाइंसाफ़ी है, वह क्यों मेरे नाम पर बैठी रहे। उन्हें हक है कि खुशी से ज़िंदगी किसी ऐसे इंसान के साथ गुजारे जो उन्हें खुश रख सके। लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। गांव के रिवाज के मुताबिक मेरी शादी उसी सफ़ेद जोड़े में तनुज के साथ कर दी गई। मेरा नाम महिमा है, मैं बहुत खूबसूरत लड़की थी। मुझे अपनी खूबसूरती पर बहुत ही नाज था। हमारे घर में शादी से पहले लड़की होने वाले अपने पति को नहीं देख सकती हैं। जब मेरी शादी तय हुई थी, मंगनी की रस्म करने मेरे सास ससुर और छोटे देवर आए, जिसे देखकर कुछ पल तो मैं उसे एकटक देखती ही रह गई थी। वह देखने में बहुत खुश मिजाज था और सुंदर भी बहुत था। उसे देखकर मुझे लगा मेरे पति अक्षत भी ऐसे ही होंगे। अब तो मेरे अंदर उनको देखने की बेचैनी और भी बढ़ने लगी थी। मैं रोज अपने ख्यालों में अक्षत को एक बहुत ही खूबसूरत आदमी मानकर देखा था, जैसा कि उसका छोटा भाई तनुज था। खूबसूरती से भरपूर मैंने अक्षत को किसी राजकुमार की तरह सोचा था। मैं अपने गांव की पहली ऐसी दुल्हन थी जिसे अपनी विदाई पर एक आंसू भी नहीं आया था। मुझे तो अपने पति को देखने का, उससे बातें करने का बहुत इंतज़ार था। आज तो मेरा इंतज़ार खत्म होने वाला था। मेरे चेहरे से तो मुस्कुराहट ही नहीं हट रही थी। जब मेरे पति की कजिन मुझे अक्षत के कमरे में बैठाने गई, तो मुझे देखकर कहने लगी, आज तो भाई ज़रूर अपने होश खो बैठेंगे। कैसी चांद जैसी दुल्हन है। अपनी तारीफ सुनकर मैंने शर्म से नज़रें झुका ली थी। वह मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर चली गई। मुझे बस अक्षत के कमरे में आने का इंतज़ार था। मेरी बेताबी 7वें आसमान पर थी। एक एक पल गुजारना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। 1 घंटे बाद अक्षत मेरे कमरे में आए। मैं घूंघट निकाले बैठी थी। दिल की धड़कनों का यह आलम था कि जैसे धक धक करके बाहर आ जाएगा। जैसे जैसे अक्षत मेरी तरफ कदम बढ़ा रहे थे, मेरे दिल की धड़कनें मुझे साफ सुनाई दे रही थी। वह मेरे पास आकर बैठ गए। जैसे ही उन्होंने मेरा घूंघट उठाया, कहने लगे कि मुझे अपनी किस्मत पर घमंड होने लगा है। तुम तो बहुत खूबसूरत हो। मेरा दिल अंदर से किसी जिद्दी बच्चे की तरह अक्षत को देखने के लिए मचल रहा था, लेकिन शर्म से मेरी नज़रें उठ नहीं रही थी। लेकिन मेरे होश उस वक्त उड़ गए जब मेरी गोरी कलाइयाँ पकड़े एक सांवली रंगत वाले हाथ पर पड़ी। मेरा दिल धक से रह गया था। जब मेरी नज़र उस चेहरे की तरफ पड़ी जो मेरा पति था, मैं हक्का बक्का उसे देखते ही रह गई थी। वह गहरी सांवली रंगत का नौजवान था। घटिया से नैन नक्श थे। वह बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं था, बल्कि उनमें से था जिन्हें देखकर मैं अपनी नज़र दूसरी तरफ कर लेती थी। मैंने फ़ौरन से अपनी आंखें बंद कर ली। मैं भला कैसे इसके साथ ज़िंदगी गुजार सकती थी, जिसे 2 मिनट देखना भी मुझे गवारा नहीं था। मुझ जैसी खूबसूरत लड़की के लिए यह बात कोई मामूली नहीं थी। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई थी। यह मेरे बस की बात नहीं थी। तब तक मेरे आंखों से आंसू बहने लगे। उस आदमी के बारे में सोचकर मुझे रोना आने लगा। मुझे यूं आंसू बहाते देख कर अक्षत वजह पूछने लगे। मैं क्या कहती कि आप मुझे पसंद नहीं है, मुझे आपकी शक्ल से भी नफरत महसूस हो रही है। मैंने कहा, मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द है। वह मेरी बात सुनकर फिक्र करने लगे। मुझे एक सर दर्द की दवा दे दी। वो रात मेरे लिए किसी तकलीफ से कम नहीं थी। एक ऐसा आदमी जिसे मैं देखना भी नहीं चाहती थी, उसके साथ शादी जैसे बंधन में बंध चुकी थी। मुझे वह एक रात बहुत बड़ी आजमाइश लगी थी। सुबह हुई, वह आदमी बड़ा खुश और बेफिक्र लग रहा था। उसने एक खूबसूरत लड़की को पाया था, लेकिन मुझे तो खुद से भी घिन आने लगी थी।
मैं इस जैसे लड़के को कभी देख भी लेती थी तो दूसरी तरफ मुंह फेर लेती थी। आखिर ऐसे लड़के के साथ भला कोई लड़की कैसे ज़िंदगी गुजार सकती है। मुझे लगा मेरे अंदर बैठी घमंड की देवी मुझ पर हंस रही है, मेरा मजाक उड़ा रही है। कह रही है, तुम्हें तो अपने हुस्न पर बड़ा गुरूर था। तुमने तो कभी काले रंग का सूट भी नहीं पहना था क्योंकि वह काला था। तुम्हें तो बदसूरत बच्चे तक पसंद नहीं आते थे और आज तुमने एक ऐसे पति के साथ रात गुजारी है जो काला है, और तुम्हारे बच्चे भी ऐसे ही होंगे। वह अच्छी शक्ल सूरत का नहीं बल्कि बदसूरत इंसान था। मैं सुबह कमरे से बाहर आई थी। सामने ड्राइंग टेबल पर नाश्ता करते हुए अक्षत के छोटे भाई तनुज को देखकर मेरा जी जल रहा था। मैंने तो इसी को देखकर अक्षत के बारे में सोचा था, लेकिन इसमें और अक्षत में ज़मीन और आसमान का फ़र्क था। मेरी सास मुझे प्यार करने लगी। मेरे पति के कजिन मुझसे छेड़छाड़ करते रहे, लेकिन मैं ऐसी थी जैसे कोई पत्थर का पुतला खड़ा हो, जिसके सारे ख्वाब एक ही रात में चकनाचूर हो गए हों। मुझे आंखों में वह चुभने लगा था। मैंने उसी वक्त सोच लिया कि मैं इसके साथ ज़िंदगी नहीं गुजारूंगी। सुबह होते ही मेरे पति खेतों पर चला जाता और जब वापस आता तो कपड़े कीचड़ और मिट्टी से भरे होते थे। उसे देखकर मेरा जी घबराने लगता। मैं बहुत सफाई पसंद थी, इसीलिए मुझे वह इंसान एक आंख नहीं भाता था। हमारा घर एक पुरानी हवेली थी। उसकी पिछली तरफ नीचे कुछ सीढ़ियाँ उतरती थी, जिसके नीचे एक तहखाना बना हुआ था, लेकिन वह इस्तेमाल नहीं होता था। हर वक्त बंद रहता था। कुछ पुराने सामान उसमें पड़ा हुआ था। वहाँ पर कोई भी नहीं जाता था। मैं जब तनुज को देखती हूँ, मुझे अपना पति और भी ज़्यादा बदसूरत लगने लगता है। तनुज एक कंपनी में नौकरी करता था। वह जब ऑफिस से वापस आता तो मैं उसके लिए यूँ खाना बनाती जैसे वह मेरी जिम्मेदारी हो, और जब अक्षत शाम को घर लौटते तो मुझे उसकी परवाह नहीं होती थी कि वह भूखा है या नहीं। मैं किसी बीमारी का बहाना बनाकर अपने कमरे में जाकर बैठ जाती। कोशिश यही होती कि वह मेरे साथ कम से कम वक्त बिताए। तनुज मेरी बहुत इज्जत करता था, लेकिन मेरे लिए अब वह कुछ और ही अहमियत रखने लगा था। हमारे गांव की रस्म थी कि अगर किसी बड़े भाई के साथ कोई हादसा हो जाए तो उसकी बीवी की शादी छोटे देवर से कर दी जाती है। मैं शायद पहली बीवी थी जो अपने पति के मरने का इंतजार करती थी कि बस किसी तरह मेरी जान छूट जाए। मेरा देवर जब गर्मी में ऑफिस से आता तो मैं उसे अपने कमरे में ले जाती। मेरे कमरे में एसी था। उसे वहीं सुला देती और उससे कहती कि वह यहाँ सो जाए या आराम कर ले। मैं तो किचन में ही काम कर रही हूँ। दिन भर मेरा कमरा खाली ही रहता है। वह मेरी बात मान लेता और मेरे ही कमरे में सो जाता। मैं अपने सारे काम जल्दी जल्दी से निपटा आती और अपने कमरे में आ जाती। उसके पास बैठकर कई घंटे उसका चेहरा देखती रहती। वह गहरी नींद में सो रहा होता। उसे खबर भी नहीं होती कि मैं उसके पास हूँ। पहले तो बस मुझे उसको देखने की इच्छा होती थी, लेकिन अब मेरी इच्छा यह होती कि मैं उसको छू कर देखूँ। मेरे लिए अपने जज्बात पर काबू करना बहुत मुश्किल हो जाता था, क्योंकि तनुज ऐसा ही था जैसा कि मैं अपने लिए पति सोचती थी। वह गहरी नींद में सो रहा था जब मैंने उसके खूबसूरत चेहरे को अपने हाथों से छूना शुरू किया। मेरे हाथ का एहसास पाकर उसकी नींद खुल गई। जैसे ही उसकी आंख खुली, मुझे अपने पास देखकर घबराकर बैठ गया। मैंने कहा, क्या हुआ? मैं तुम्हारी भाभी हूँ, तुमसे बड़ी हूँ, तुम क्यों मुझसे घबरा रहे हो? मेरी बात सुनकर उसकी घबराहट कुछ कम हुई। कहने लगा, आप मेरी बड़ी बहन जैसी हैं, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता जब कोई मुझे यूं छुए तो। वह मेरे कमरे से उठकर बाहर चला गया, लेकिन मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हो गई थी। बहाने बहाने से उसका हाथ पकड़ लेती, उसके गले लग जाती और कहती कि तुम मेरे छोटे भाई जैसे लगते हो। मुझे अपने छोटे भाई की याद आ रही है, इसलिए तुम्हारे गले लग गई हूँ। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना मेरा पास आना? शायद अब उसके होश उड़ने लगे थे। वह मुझसे दूर दूर रहने लगा था। जब भी मैं उसके पास जाने लगती, वह कतराकर अलग हो जाता। लेकिन अब मुझे उसके पास रहने की इच्छा होने लगी थी। लेकिन मसला सारा अक्षत का था। ना वो कमबख्त बीमार होता, ना ही मरता था। मैंने तो उसके मर जाने की दुआएं तक मांगी थी, लेकिन उसे कुछ होता ही नहीं था। उससे मेरी जान छूट ही नहीं रही थी। वह मुझे अक्सर कहता था, तुम्हारे चांद जैसे चेहरे का मैं दीवाना हो चुका हूँ। उसके काले हाथ जब मेरे चेहरे को छूते तो मैं नफरत से उसे झटक देती। मैं कहती मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं उससे दूर रहने के बहाने ढूंढती थी। एक बार जब मैंने अपनी सास को यह कहते सुना कि उन्हें तनुज के लिए अपने दोस्त की बेटी पसंद है और वह जल्दी ही उसकी शादी कर देगी, तो मेरी बेचैनी 7वें आसमान पर थी। यह बात मेरी सास ने खाने के दौरान कही थी। मेरी नज़र तनुज की तरफ उठी तो वह शर्मा रहा था, जैसे वह भी उस लड़की को पसंद करता हो। उसकी आंखों में उस लड़की के लिए प्यार को देखकर मेरे अंदर तो एक आग सी लग गई थी। मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन तनुज को किसी और का होते हुए नहीं देख सकती थी। वो पूरी रात मैंने जाग कर गुजारी। मेरे अंदर उठते नफरत की तूफान ने मुझे ऐसे काम करने के लिए उकसाया था
जिसे मैं सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन तनुज को पाने का मेरे पास बस यही तरीका था। मैंने उस रात अक्षत को जगाए रखा, उससे इधर उधर की बातें करती रही। मेरे बदले व्यवहार पर वह बहुत खुश था। कहने लगा, रोज तो तुम्हें सोने की जल्दी होती है, मुझसे बात तक नहीं करती, आज कैसे इतनी देर तक जाग रही हो और मुझसे बातें भी कर रही हो। वह बहुत खुश नजर आ रहा था कि मैंने उसे वक्त दिया। मैंने कहा कि मैं अभी आती हूँ। मैंने उसके लिए गाजर का हलवा बनाया था जिसमें मैंने जहर डाल दिया था। मैंने वह हलवा अक्षत को खिला दिया और फिर कहा कि मुझे कमरे में घुटन हो रही है, हम दोनों बाहर चलते हैं खुली हवा में टहलने। अक्षत तो मेरी हाँ में हाँ मिला रहा था और मेरे इस रवैये पर हैरान था। वह मेरे साथ बाहर आ गया। चलते चलते मैं उन्हें घर के पिछले तरफ ले आई, फिर उसी तहखाने के पास लेकर आई। मैंने कहा, इस तहखाने में क्या है? अक्षत कहने लगा, कुछ नहीं है, घर का कबाड़ा है। मैंने कहा, मैंने आज तक नहीं देखा, मुझे अभी देखना है। अक्षत कहने लगा, यह भी कोई देखने की चीज़ है? मैंने कहा, मुझे देखना है। उसने मेरी जिद पर उस तहखाने का दरवाज़ा खोला और हम सीढ़ी से उतरकर नीचे आ गए। उनकी तबीयत अब खराब होने लगी थी। वह कहने लगे, वापस कमरे में चलते हैं ना जाने क्यों मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मैंने उन्हें जल्दी से धक्का देकर ज़मीन पर गिरा दिया। वह मेरी इस हरकत के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए ज़मीन पर जा गिरे। अब जहर उन पर असर कर चुका था। उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। वह बुरी तरह खांसने लगे, अपना गला पकड़ने लगे। कहने लगे, मुझे सांस नहीं आ रहा है, मेरा दम घुट रहा है। मैंने कहा, इसीलिए कि मैंने तुम्हें जहर दिया है। मुझे तुमसे नफरत है। मेरे घर वालों ने तुमसे ना जाने क्या देखकर मेरी शादी कर दी। तुम मेरे लायक नहीं हो। मैं तुम जैसे बदसूरत आदमी के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। वह अब हिलडुल भी नहीं रहा था, वह मर चुका था। मैं उसकी लाश वहीं छोड़कर उस तहखाने के अंदर से निकल आई। सब सो रहे थे, मैं बहुत घबराई हुई थी। मुझे अपनी हरकत पर जरा भी अफसोस नहीं था। मैं अपने कमरे में आ गई। मुझे लगा मेरे सर से एक बोझ उतर गया है। अगले दिन मेरी सास ने अक्षत के बारे में पूछा तो मैंने कहा, रात को उनके किसी दोस्त का फ़ोन आया था। वह मुझे कहकर गए कि मैं अभी आता हूँ, तुम आराम करो। मेरी सास कहने लगी, आज तक तो वह कभी आधी रात को बाहर नहीं गया। मैंने कहा, तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? हमारे गांव में एक नहर थी जहाँ आए दिन किसी न किसी के मरने की खबर आती रहती थी। इत्तेफाक से उसी दिन एक खबर वहाँ से भी आ गई कि नदी से एक आदमी की लाश मिली है, लेकिन उसका चेहरा पहचाना नहीं जा रहा है। जो कपड़े उस आदमी ने पहने थे, मैंने जब उसे देखा तो कह दिया कि यह अक्षत ही हैं। उनकी मौत की खबर ने तो घर पर कोहराम मचा दिया था। सब रो रहे थे और मैं रोने का ड्रामा कर रही थी। सबको लग रहा था कि मुझे बहुत दुख हुआ है, लेकिन मेरे अंदर से तो जैसे बहुत बड़ा बोझ कम हो गया था। मेरी सास की बहुत बुरी हालत थी। बेटे का गम उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह बार बार बेहोश होकर गिर जाती थी। तनुज पर सारे घर की जिम्मेदारी आ चुकी थी। उसे भी भाई के जाने का बहुत दुख हो रहा था। बहुत से लोगों का यह भी ख्याल था कि अक्षत का इंतजार कर लेना चाहिए। मैं जानबूझकर तनुज को देखकर रोने लगती और अक्षत को याद करने लगती कि उसकी हमदर्दी हासिल कर सकूं। वह मुझे तसल्ली देता। इसी तरह 1 साल बीत गया। उसके बाद जब सबको यह यकीन हो गया कि वह लाश अक्षत की ही थी, तो पंचायत बैठ चुकी कि गांव के रिवाज के मुताबिक तनुज को मुझसे शादी करनी पड़ेगी। यह बात सुनकर उसने इनकार कर दिया, लेकिन सब लोग कहने लगे, भाभी से तुम्हें शादी करनी पड़ेगी, चाहे तो बाद में तुम अपनी मर्जी से दूसरी शादी कर लेना। सरपंच के लोगों ने मिलकर मेरी और तनुज की शादी कर दी और मैं उसकी भाभी से बीवी बन गई। तनुज मुझसे और भी ज़्यादा कतराने लगा था, हालांकि मैं उसके करीब आने के लिए बेचैन थी। एक बार मैंने उसे कहा कि मेरा क्या कसूर है, वह मुझे किस बात की सज़ा दे रहा है। वह कहने लगा कि मैं ऐसी किसी ज़बरदस्ती के रिश्ते को स्वीकार नहीं करूँगा। मैं माँ की दोस्त की बेटी से प्यार करता हूँ, शादी भी उसी से करूँगा। मुझे यह सुनकर चक्कर आने लगा। कुछ दिनों बाद उसकी वही दोस्त हमारे घर रहने आ गई। उसके सामने मैं तनुज के ज़्यादा से ज़्यादा पास रहने की कोशिश करने लगी ताकि उसके दिल में शक पैदा कर सकूं और वह उसको छोड़ दे, लेकिन वह लड़की ना जाने किस मिट्टी की बनी थी। तनुज का पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं थी, बल्कि एक दिन तो उस लड़की ने हद ही कर दी। मैं तनुज के कपड़े प्रेस कर रही थी जब वह मेरे पास आई और कहने लगी, तनुज के कपड़े आज के बाद मैं प्रेस करूँगी, उसका कोई भी काम आपको करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने उस लड़की से पूछा, क्यों? मैं क्यों ना करूं, मैं उसकी बीवी हूं, यह मेरा फ़र्ज है। मेरी बात सुनकर वह लड़की मुस्कुराई और कहने लगी, सिर्फ नाम की बीवी, अब वह बहुत जल्दी मुझसे शादी कर लेगा। मैं उस लड़की की बात सुनकर बहुत परेशान हो गई थी। वह लड़की अब हर वक्त तनुज के आसपास ही रहने लगी थी। मैं जब भी उस लड़की को तनुज के पास देखती तो मेरा दिल जलने लगता।
वह मुझे उसके किसी काम को हाथ नहीं लगाने देती थी। मैंने इस बात की शिकायत अपनी सास से कर दी कि उस लड़की का यहाँ रहना सही नहीं है। अब जबकि मैं तनुज की बीवी हूँ, यह मुझे उसके दिल में जगह बनाने नहीं दे रही है। मेरी बात सुनकर मेरी सास ने मुझे हैरत से देखा। कहने लगी, तनुज ने सिर्फ एक रस्म निभाई है, वह इस शादी के लिए तैयार नहीं था, इसलिए मैं उसकी शादी आन्या से कर दूंगी। यह सुनना था कि मेरे अंदर उस लड़की के लिए और भी नफरत भर गई। मैंने तनुज को पाने के लिए अपने पति तक को जहर दे दिया था, तो यह लड़की क्या चीज़ है। एक रात मैं अपने कमरे से उठकर तनुज के कमरे में चली गई। वह गहरी नींद में सो रहा था। मैं उसके साथ जाकर लेट गई। कमरे का दरवाज़ा भी बंद नहीं किया था कि आन्या मुझे उसके साथ देख ले, और हुआ भी वही। वह मुझे इस तरह देखकर वहीं से पलट गई, लेकिन फिर भी तनुज के साथ वैसे ही हंस बोल रही थी। मुझे उस लड़की के इस व्यवहार पर गुस्सा आने लगा। मैंने थोड़े दिन बाद जानबूझकर उल्टियाँ करनी शुरू कर दी। मैंने कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, रात को मैं तनुज के साथ सोती हूँ। मेरी बात पर वह लड़की मुझसे लड़ने लगी। फिर तनुज से कहने लगी कि वह अब उससे शादी नहीं करेगी, क्योंकि वह यह बर्दाश्त नहीं कर सकती कि तनुज 2 बीवियों को एक साथ रखे। या तो उसे छोड़ दे या मुझे छोड़ दे। तनुज ने कहा कि मैं एक ही बीवी को रख सकता हूँ और वह मुझे नहीं छोड़ेगा। वह लड़की यह सुनकर वापस चली गई। एक दिन तनुज ने मुझसे कहा कि वह मेरे साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता है। मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। मेरी इच्छा पूरी होने जा रही थी। मैंने रात में खुद को खूब सजाया। फिर जब तनुज मेरे कमरे में आया तो उसने एक रुमाल से अपना मुंह छुपा रखा था। मुझसे कहने लगा, अगर मुझे यह सच बता दो कि उस दिन तुमने भाई के साथ क्या किया था तो मैं तुम्हें खुशी से अपना लूँगा, क्योंकि मैं उस तहखाने में अपने भाई की डेड बॉडी देख चुका हूँ। मैंने कहा, मैंने तुम्हारे खातिर बड़ी कुर्बानी दी है। मैंने उसे सब सच बता दिया। उस आदमी ने अपना रुमाल उतार दिया। उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। वह तो अक्षत थे, मेरे पहले पति। मैंने कहा, मैंने तो आपको मार डाला था। फिर उन्होंने मुझे बताया कि वह मरे नहीं थे। उस तहखाने का एक रास्ता बाहर की तरफ खुलता है। वह वहाँ से बाहर निकल गए और नहर में गिर गए। वह नहर उन्हें बहाकर दूसरे गांव लेकर गई। वहाँ किसी ने उनकी जान बचा ली। जब उन्हें होश आया तो पता चला कि वह 6 महीने से बेहोश थे। फिर उन्हें पहले तो कुछ याद नहीं आया। उसके बाद जब उनकी यादाश्त वापस आई तो वह चुपके से गाँव आ गए। उस वक्त तक मेरी शादी तनुज से हो चुकी थी। उन्होंने तनुज को सब कुछ बता दिया था। मेरे मुंह से सच उगलवाने के लिए यह सारा ड्रामा करवाया था। मेरी सारी हकीकत सामने आ गई थी, इसलिए मुझे तनुज ने तलाक दे दी। मुझे किसी ने भी नहीं अपनाया। मैं भीख मांगने पर मजबूर हो चुकी थी। मेरा सारा हुस्न फीका पड़ गया था, जिस पर मुझे गुरूर था। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ, यह सब मेरे गुरूर और घमंड का परिणाम था।